गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन वर्ड लिया गया है कंजंक्ट से, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड, यानी कि एक कर देना, और इसका दूसरा मतलब होता है ज्वाइंट, यानी कि जोड़ देना। ओके, तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो जोड़ने का काम करता है। क्लियर? और इसके अलावा देखो हमारे पास दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक CON है और एक जंक्शन है। अब जंक्शन आप सबको पता है रेलवे जंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक जंक्शन है। ठीक है ना, अब इधर से लाइन बदल गई, इधर से लाइन बदल गई, उधर से लाइन बदल गई। ठीक है, अब ये जो जंक्शन है, ठीक है ना, ये एक जोड़ का काम करता है। क्लियर? तो ये जो गाड़ी इधर से, अगर किसी ने दिल्ली जाना हो तो इधर से इधर जाएगी। अगर किसी ने अमृतसर जाना हो इधर से जाकर इधर जाएगी। तो ये जो जंक्शन है ये जोड़ का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा ये एक CON है। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है जो शिप के अंदर हैंडल होता है ना, जिसको स्टीयर करते हैं, ठीक है ना, उसको सही दिशा में ले जाते हैं। तो ये कौन उसका काम करता है? इसका मतलब ये जो गाड़ी है सही दिशा में ले जाने के लिए ये जंक्शन का काम करती है। आई बात समझ में? इसका मतलब है जो कंजंक्शन है वो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक वर्ड हो, चाहे वो एक फ्रेज हो, चाहे वो एक सेंटेंस हो, चाहे वो एक क्लॉज हो। क्लियर? अब हमें डेफिनेशन आ गई समझ में। एक बार इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर शब्दों का समूह, ओनली ज्वाइंस टुगेदर, जो जोड़ देता है, टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ता है। फ्रेजेस यानी कि शब्द समूह को जोड़ता है। क्लॉजेज वाक्यांशों को जोड़ता है। और सेंटेंसेस या फिर वाक्यों को जोड़ता है। ओके, अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, रोहन एंड सोहन वेंट टू मार्केट। अब देखो रोहन है एक वर्ड है ये, एंड ये सोहन दूसरा वर्ड है, यानी कि ये दूसरा सब्जेक्ट है। यानी कि दो वर्ड्स को जोड़ रहा है कौन? कंजंक्शन, ऐड। ओके, एंड ये क्या है? जोड़ रहा है दो वर्ड्स को। रीना गिव मी अ बुक, ओके, एंड अ पेंसिल। अब देखो अ बुक अ पेंसिल क्या है? ये फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, उनको जोड़ रहा है। शी है, ये सी नहीं है, ये शी है। ओके, शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई रीच्ड देयर। देखो यहाँ पर ये जो शी है और वॉज कुकिंग, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है ये। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। देखो ये जो कुकिंग है ना, फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसका टेंस हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कुक, कुक्ड, कुक्ड। क्लियर? यानी कि एक क्लॉज में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम क्लॉज। ओके, व्हेन आई रीच्ड देयर। अब देखो व्हेन ये है कंजंक्शन, जो आई है वो सब्जेक्ट है। अब रीच्ड यानी कि ये एक फाइनाइट वर्ब है। रीच, रीच्ड, रीच्ड। ठीक है, ये भी क्लॉज हो गया। बताया ना मैंने, क्लॉज, क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, तो ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। क्लियर? आई वेंट टू सी हर, मैं उसको देखने गया, बट लेकिन, शी वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थी। अब देखो हमने वर्ड्स को जोड़ा, फ्रेजेस को जोड़ा, क्लोजेस को जोड़ा। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। मान लो अगर मैं बट हटा दूँ यहाँ से, यहाँ पे मान लो बट नहीं है, तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे आई वेंट टू सी हर, फुल स्टॉप। शी वॉज नॉट एट होम, फुल स्टॉप। दो अलग अलग वाक्य आ गए ना हमारे पास, सेंटेंसेस आ गए। तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। लेकिन अब ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे बट है इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग क्लोजेस हैं। ठीक है, नाउ इसको हम और अच्छे से समझेंगे आगे। और एग्जांपल्स है, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन ऑन लैंड। जो फ्रॉग है, ठीक है ना, पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ कंजंक्शंस। अब देखो कंजंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दो क्लासेस में हम इसको बांट सकते हैं। एक है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस।
हमारे पास तीसरी किस्म की भी कंजंक्शन होती है जिसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी बोलते हैं। वो पेयर्स में यूज़ होती है, लेकिन उसको हम इस हेडिंग के अंडर ही कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अब ये क्या होती हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ज्वाइन टुगेदर क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक और इम्पोर्टेंस। मतलब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो दो क्लॉजेस को जिनका इक्वल रैंक हो, जो बराबर बराबर का रैंक हो, उनको जोड़ते हैं। अब देखो बराबर रैंक का मतलब क्या है यहाँ पर, हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। अब मान लो अगर मैंने एंड को हटा दिया तो हमारे पास दो सेंटेंसेस आ जाएंगे, बर्ड्स फ्लाई फुल स्टॉप, फिश स्विम फुल स्टॉप। हो गया ये, ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया जो क्लॉज होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट है फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फिश स्विम, स्विम, स्वैम, स्वाम। क्लियर, ये हो गया क्लॉज, ये हो गया क्लॉज, ठीक है ना। अब ये जो एंड है, ठीक है ना, ये इक्वल रैंक है। अब समझ में आया इक्वल रैंक क्या हुआ? इक्वल रैंक मतलब अगर कंजक्शन हटा दी जाए तो वो अपने आप एक सेंटेंस बन जाएगा। और इसका दूसरा मतलब ये है, ये जो क्लॉज है इस क्लॉज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, इसका अपना मतलब है। यानी कि पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हैं। क्लियर, ये प्रिंसिपल क्लॉजेस हम इसको बोलते हैं, लेकिन आगे मैं समझाऊंगा ये होते क्या हैं, ठीक है। ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। हालांकि वो धीमे काम करता है लेकिन वो पक्के से काम कर ही लेता है। बट अब वही बात, ठीक है ना, ही इज़ स्लो फुल स्टॉप, ही इज़ श्योर फुल स्टॉप। अगर हम बट को हटा दें, दो इंडिपेंडेंट यानी कि दो इक्वल रैंक के जो क्लॉजेज हमारे सामने आ गए, ठीक है। शी वॉज फाइन एंड इम्प्रिजन्ड, मतलब उसको जुर्माना हुआ और उसको सज़ा भी मिली, यानी कि उसको जेल भी कर दिया गया, जेल भी हुई। ही वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन, यानी कि उसको दोनों चीज़ों में उसको फाइन भी लगा और उसको जेल भी जाना पड़ा। इसका क्या मतलब है? ही वॉज फाइंड फुल स्टॉप, ही वॉज इम्प्रिजन फुल स्टॉप, इक्वल रैंक। क्लियर। नाउ राम एंड श्याम केम देयर, राम और श्याम वहाँ पर आए। क्लियर, इसका मतलब राम केम देयर फुल स्टॉप, श्याम केम देयर फुल स्टॉप, ठीक है ना, ये इक्वल रैंक, ठीक है। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस पढ़ेंगे हम। टाइप्स कितनी कितनी टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली होती है क्यूमुलेटिव और कॉप्युलेटिव कंजंक्शंस। कॉप्युलेटिव आपको पता ही है, जोड़े में यूज़ की जाए, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव, ठीक है ना, जो एक कर दे। इसका मतलब दे ओनली ऐड टू स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट्स को ऐड करती हैं यानी कि जोड़ देती हैं, ठीक है। जैसे एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, ये वाली। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, यानी कि वो मूर्ख ही नहीं था बल्कि वो ज़िद्दी भी था, ठीक है। We carved into a line and we raised not a stone, ठीक है ना, हमने लाइन खींची लेकिन हमने एक पत्थर भी नहीं उठाया, ठीक है। ये जोड़ रहे हैं, यानी कि दो स्टेट्समेंट्स को ये जोड़ रहे हैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, भगवान ने देश बनाया और इंसान ने क्या बनाया? टाउन बनाया। एडवर्सिटिव कंजंक्शंस, नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्सिटिव। दिस कंजंक्शंस एक्सप्रेस अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट, यानी कि ये विरोध, जिसे बोलते हैं हम विरोध, ठीक है ना, अगेंस्ट, अपोजिट, उस चीज़ को दिखाती है, बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे but yet nevertheless however moreover furthermore whereas while only, ये तो हमारे पास ये वाली कंजंक्शंस हैं। लेट्स अंडरस्टैंड them with examples. He is slow but he is not lazy, यानी कि वो धीमे काम करता है लेकिन वो सुस्त नहीं है। विरोधाभास हो गया ना, स्लो तो है लेकिन लेजी नहीं है, ओके। आई वॉज एनॉयड, मैं गुस्से हो गया, स्टिल आई केप्ट क्वाइट, लेकिन फिर भी मैं शांत रहा। विरोधाभास दिखा रहे हैं ना। शी इज़ ब्यूटिफुल वेयर एज, या फिर वाइल, हर ब्रदर इज़ अगली, यानी कि वो सुंदर है लेकिन उसका जो भाई है वो बदसूरत है।
शी वॉज वेरी टायर्ड नेवरदलेस शी केप्ट ऑन वर्किंग। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, फिर भी वो काम करती रही। ठीक है ना, दो अपोजिट स्टेटमेंट्स हो गई। द मूवी गॉट गुड रिव्यूज़, ये जो मूवी थी उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए, लोगों ने उसकी तारीफ़ की। हाउ एवर इट वॉज़ वेरी लॉन्ग, हालांकि ये बहुत ज़्यादा लंबी थी, उसके बावजूद भी इसके अच्छे रिव्यूज़ आए। ऑल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शन। अब ऑल्टरनेटिव का हमें मतलब पता ही होता है, विकल्प को बोलते हैं। दीज कंजंक्शंस एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स, ये चॉइस को बताती हैं, विकल्प को बताती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे और, ईदर और, नॉर, नीदर नॉर, एल्स, अदरवाइज। ओके, एग्जाम्पल्स। शी मस्ट वीप और शी विल डाई, उसको रोना पड़ेगा नहीं तो वो मर जाएगी। ओके, ईदर ही इज मैड और ही feigns मैडनेस, या तो वो पागल है या फिर पागल होने का ढोंग रच रही है। feigns मतलब ढोंग रचना। नीदर ही नोर शी वेंट देयर, ना ही वो और ना ही वो वहाँ पर गए। ठीक है, वर्क हार्ड एल्स और अदरवाइज यू विल नॉट पास, यानी कि मेहनत करो नहीं तो तुम पास नहीं होगे। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, और यू विल फील ऐसे भी बोल सकते हैं। वॉक क्विकली अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, यानी कि तेज चलो नहीं तो तुम क्या कर दोगे, मिस कर दोगे ट्रेन को। इलेटिव क्लॉजेज, इलेटिव मीन्स दे एक्सप्रेस इन्फेरेंस, इन्फेरेंस का मतलब निष्कर्ष, कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, फॉर, देयरफॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली मतलब नतीजे के तौर पर, फॉर का मतलब है यहाँ पर क्योंकि, देयरफॉर का मतलब ही होता है क्योंकि, सो का मतलब होता है इसलिए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल्स। शी विल पास फॉर शी वर्क्स हार्ड, वो पास हो जाएगी क्योंकि, यहाँ पे फॉर का मतलब है क्योंकि, शी वर्क्स हार्ड क्योंकि वो सख्त मेहनत करती है। शी स्टोल ज्वेलरी एंड देयरफॉर शी वाज अरेस्टेड, उसने ज्वेलरी चुरा ली इसलिए, देयरफॉर इसलिए। ठीक है ना, उसको अरेस्ट कर लिया गया। शी डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, उसने सख्त मेहनत नहीं की इसलिए वो फेल हो गया। ओके, नाउ सी द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब नीचे वाले जो सेंटेंस हैं इसको देखो। इफ़ ही कम्स आई शैल गो, अगर वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा। इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको। अब हम क्लॉजेस के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। ये दोनों क्लॉजेस इंपॉर्टेंट हैं इसको समझने के लिए। अब बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ मैं। एक होता है ट्रैक्टर, एक होता है ट्रॉली। ओके, जो ट्रैक्टर होता है उसमें तो होता है इंजन, उसको तो हम इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी ले जा सकते हैं, क्लियर। लेकिन जो ट्रॉली है वो कहीं पर भी नहीं जा सकती जब तक हम उसको ट्रैक्टर के साथ ना जोड़ दें, जॉइंट ना कर दें। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये जो ट्रैक्टर है वो इंडिपेंडेंट है, आई बात समझ में। और जो ट्रॉली है वो ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड है, क्लियर। ये हो गया ट्रैक्टर, ये हो गया ट्रॉली। अब ये जो ट्रैक्टर है इसमें तो क्योंकि इंजन होता है इस, ये तो कहीं पे भी चला जाएगा। लेकिन ये जो ट्रॉली है ये इस पर डिपेंड करेगी जब इसमें कंजक, यानी कि इसको जोड़ नहीं ना देंगे हम, ठीक है ना। जब हम जोड़ देंगे तो ये कहीं पे भी चले जाएगी ट्रैक्टर के साथ। तो कहने का मतलब ये है जो ट्रैक्टर है वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता अपने मतलब के लिए, क्लियर। जबकि जो ट्रॉली है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जो अपने अर्थ निकालने के लिए मेन क्लॉज पर, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करे, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, क्लियर। अब देखो, अब हम इसको समझते हैं। इफ़ ही कम्स, अगर वो आएगा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। अब देखो आई शैल गो ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है। देखो अगर मैं इसको अलग से लिख दूँ ना, आई शैल गो मैं जाऊंगा, ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा किसी के ऊपर, ठीक है। ये जो क्लॉज है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन इफ़ ही कम्स, क्योंकि ये कंजंक्शंस के जुड़ा हुआ है, अगर वो आएगा, भाई आएगा तो फिर क्या होगा, पूरा सेंटेंस नहीं ना मिल रहा उसका। यानी कि ये जो क्लॉज है ये डिपेंड कर रहा है इस प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर अपने पूरे मतलब के लिए, क्लियर।
इस इफ को बोलेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई बात समझ में? आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। क्लियर? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वेयर ही लिव्स, अब देखो यहाँ पर जो वेयर है वो कंजंक्शन है, ठीक है। ही लिव्स, वो कहाँ रहता है भाई, वो कहाँ रहता है भाई, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीलू इज़ ऑनेस्ट दो शी इज़ पुअर, हालांकि वो गरीब है लेकिन वो नीलू क्या है, ऑनेस्ट है। शी वॉज फायर्ड फ्रॉम द जॉब बिकॉज शी वॉज नॉट पंक्चुअल, यानी कि उसको जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वो पंक्चुअल नहीं थी, यानी कि समय पर नहीं आती थी। क्लियर? अब यहाँ पर यह बिकॉज का यूज़ किया गया है। नाउ अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती क्या है? अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जॉइंस अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो जॉइंस, जोड़ती है किसको, एक क्लॉज को। अब क्लॉज मैंने बता दिया बार बार, अब मैं फिर सुन लो एक बार। क्लॉज में होता है एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक होती है फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, हम जिसका टेंस बदल सकते हैं, ठीक है, गो, वेंट, गॉन। क्लियर? अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा इस क्लॉज के बारे में। क्लॉज एक क्लॉज को जोड़ती है टू अनदर, दूसरे क्लॉज के साथ, ऑन विच इट डिपेंड्स, जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है। मैंने एग्जांपल दिया ना ट्रैक्टर ट्रॉली वाला, ठीक है, जो ट्रॉली थी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और जो ट्रैक्टर है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है वो ट्रॉली को जोड़ देती है किससे, ट्रैक्टर के साथ। इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ती है किसके साथ, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। क्लियर? डिपेंड फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग, अपने पूरे अर्थ के लिए। क्लियर? अब देखो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, कंजंक्शन ऑफ टाइम्स हैं, ठीक है ना, कंजंक्शन ऑफ कॉज, रीज़न, कंजंक्शन ऑफ पर्पस, ठीक है, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, देन वी हैव कंजंक्शन ऑफ कंसेशन, कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोधाभास, कंसेशन का मतलब मान लेना, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, तुलना वाले, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कंजंक्शंस ऑफ टाइम, टाइम की कंजंक्शंस क्या होती है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस द एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब देख लो, एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ टाइम को ये ज्वाइन करती हैं। अब एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। क्लॉज मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होती है, वो क्लोज होता है ऑफ टाइम। क्लियर? अब एग्जांपल है हमारे पास, बिफोर, आफ्टर, सिंस, स्टिल, अनटिल, एज सुन एज, वाइल, एज लॉन्ग एज, व्हेन, एज, व्हेनेवर। इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि डॉक्टर जब पेशेंट मर गया उसके बाद आया, आफ्टर। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। शी विल गो एज सुन एज यू कम, वो चली जाएगी जैसे ही आप आओगे। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, यानी कि बहती गंगा में हाथ धो लो, वाइल द सन शाइन्स। मैनी थिंग्स हैव बीन डन सिंस आई सॉ यू, यानी कि जब से मैंने तुम्हें देखा, यानी कि जब से मैं तुम्हें मिला हूँ उसके बाद तो पता नहीं कितनी चीज़ें हो चुकी हैं। कंजंक्शन ऑफ कॉज, रीज़न, रीज़न मतलब कारण का, ठीक है ना, कारण से रिलेटेड। दे इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीज़न, ठीक है ना, ये कॉज और रीज़न के बारे में बताती है। इन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हुआ भाई, सिंपल सी बात इतनी याद रखो, एक सेंटेंस में अगर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ हो रहा है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आई बात समझ में? एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर किसी सेंटेंस में हो तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्लियर? सेंटेंस बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, ठीक है ना। अब देखो बिकॉज मतलब क्योंकि, सिंस का मतलब भी क्योंकि होता है, एज का मतलब भी कारण बताने के लिए किया जाता है, फॉर का मतलब भी क्योंकि होता है, ठीक है। एज ही वॉज नॉट एट होम आई स्पोक टू हिज फादर, अब क्योंकि वो अपने घर पर नहीं था इसलिए मैंने उसके पिताजी से बात की। सिंस यू विश इट, क्योंकि तुम इसे चाहते थे, इट शैल बी डन,
ये हो जाएगा, क्योंकि इसको तुम चाहते हो कि ये हो जाए, इसलिए हो जाएगा। आई बिलीव हिम फॉर ही इज़ ऑनेस्ट, मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि, फॉर का मतलब क्योंकि, ही इज़ ऑनेस्ट क्योंकि वो ईमानदार है। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, उद्देश्य वाली कंजंक्शन है। दीज कंजंक्शंस इंट्रोड्यूस द एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस को इंट्रोड्यूस करता है इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट। इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, भाई धीमे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक है, लेस्ट कहीं कहीं ऐसा ना हो। ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे बिकम रिच, वो मेहनत करता है ताकि क्या हो, वो अमीर हो जाए। एक और ग्रामर का रूल मैं बता दूं, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। Conjunctions of result, they introduce adverb clause of result in a complex sentence, यानी कि किसको बताते हैं, रिजल्ट, नतीजे को बताते हैं। दैट जैसे एग्जांपल्स है। अब देखो, ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, यानी कि वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने फर्स्ट प्राइज जीता, है ना। नतीजा क्या निकला, उसने फर्स्ट प्राइज जीता, वो इतना इंटेलिजेंट था। कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, कंडीशन मतलब आपको पता ही है, शर्त लगाना। दे इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि ये कंडीशन, इफ, एज इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट। ठीक है। द मैनेजर विल फायर यू फ्रॉम द जॉब इफ़ यू आर लेट अगेन, यानी कि जो मैनेजर तुम्हें जॉब से निकाल देगा और तुम दोबारा से लेट हो गए। इफ़, क्लियर। ही कैन नॉट बी फॉरगिवन अनलेस ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता जब तक के वो अपनी गलती ना मान ले। कन्फेस का मतलब गलती मानना। शी बिहेव्स एज इफ़ शी वर मैड, यानी कि वो ऐसा व्यवहार कर रही है मानो कि वो पागल हो। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज इफ़ है ना। अब यहाँ पर वर लिखा हुआ है, अब आप कंफ्यूज हो गए, ये तो शी सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर वर का यूज़ हो रहा है, ये कैसे हुआ। भाई जब एज इफ हो तो हमेशा उसके बाद क्या है, वर आता है, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय वर। ओके, आई अग्री टू दिस टर्म्स प्रोवाइडेड दैट यू अग्री टू माइन, यानी कि मैं तुम्हारी शर्तों पर क्या हूँ, अग्री करता हूँ, सहमत करता हूँ। बशर्ते के, देखो प्रोवाइडेड बशर्ते, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते के यू अग्री टू माइन, कि तुम मेरी जो शर्तें हैं उससे सहमत हो जाओ। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज़ की जाती है। क्लियर। कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, यानी कि कंसेशन मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है ना, मान लेना, और कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोधाभास। दे इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट को दिखाती हैं। जैसे ही इज़ ऑनेस्ट ऑल दो ही इज़ पुअर, वो ईमानदार है हालांकि, ठीक है, हालांकि वो गरीब है। ही इज़ हैप्पी दो ही इज़ पुअर, वो खुश है हालांकि वो गरीब है। ही विल नेवर पास हाउ एवर हार्ड ही मे ट्राई, वो कभी पास नहीं होगा जितना मर्जी चाहे वो मेहनत कर ले, हाउ एवर जितना भी कर ले चाहे मेहनत। ठीक है। कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन, दे इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपैरिजन को, कंपैरिजन मैंने बताया ना, तुलना को बताएं। जैसे एज मच एज देन, ही इज़ एज क्लेवर एज यू आर, वो उतना ही चालाक है जितना कि तुम, यानी कि वो और तुम एक से चालाक हो। ठीक है। शी लव्स मी एज मच एज यू, यानी कि वो मुझे इतना ही प्यार करती है जितना कि तुम्हें प्यार करती है। शी इज़ टॉलर देन यू आर, वो तुमसे बड़ी है। ओके, अब इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास। ऑल्दो दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, ये करेक्ट है सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि ऑल्दो दो के बाद हम कॉमा लगा के, ठीक है, बीच में कुछ नहीं लगाते, और ही इज़ ऑनेस्ट ये सही है। बट ऑल्दो दो ही इज़ पुअर, बट अगर हमने लगा दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर। ऑल्दो दो ही इज़ पुअर येट, ठीक है, इसके साथ किसका यूज़ होगा, ऑल्दो दो के बाद येट का यूज़ होगा, या फिर कॉमा के बाद सीधा ही आप सेंटेंस लिख सकते हो, फिर भी वो ईमानदार है। ठीक है, एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए बट का यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑल्दो दो के बाद हम येट का यूज़ करते हैं।
Hardly scarcely had he reached school when before it began to rain. अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंजंक्शन, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। हार्डली स्कैसली हमेशा याद रखो, इसके बाद हमेशा when का यूज़ होता है या फिर before का यूज़ होता है, और ज़्यादातर when का ही यूज़ होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या यूज़ होता है, when। तो हमेशा याद रखो हार्डली स्कैर्सली के बाद when का यूज़ होगा, ये आपको एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। ठीक है, इट बिगैन टू रेन। हार्डली स्कैर्सली हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन दैट द ट्रेन स्टार्टेड टू लीव। अब देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या दे सकते हैं, हार्डली स्कैर्सली के बाद THEN भी दे सकते हैं, THAN भी दे सकते हैं, दैट भी दे सकते हैं, ये सारे गलत हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हार्डली स्कैर्सली के बाद हम व्हेन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर बिफोर का। क्लियर। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, देन द ट्रेन डिपार्टेड, वैसे ही गाड़ी चल पड़ी। अब यहाँ पे ध्यान रखो, नो सूनर क्या है, ये नो सूनर, इसके बाद THAN का यूज़ हो रहा है। क्लियर, ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है। THEN के चक्कर में कंफ्यूज मत होना, THAN आता है हमेशा। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, THEN दे देगा, लेकिन आपको जब पता होगा नो सूनर के बाद THAN आता है, THAN। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर। नोट दैट हार्डली स्कैर्सली नो सूनर एक्सेट्रा आर एडवर्बियल्स। देखो, एडवर्बियल या तो वो टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, यानी कि मैनर तरीके के बारे में, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के बारे में, टेंडेंसी के बारे में बताते हैं। विच आर ऑफन यूज टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब जोर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दैट वन इवेंट क्विकली फॉलोड अनदर, यानी कि एक इवेंट के ठीक बाद दूसरी इवेंट हो गई, जैसी एक इवेंट हुई उसके ठीक बाद दूसरी हो गई। ठीक है, और ये क्या बताते हैं, when we use these adverbials in starting of a sentence, जब हम इन adverbials को sentence के शुरुआत में यूज़ करते हैं, the helping verb is put before the subject, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, subject से पहले helping verb को यूज़ किया जाता है of the sentence, it is called inversion form, इसको inversion form भी हम बोलते हैं। देखो, इसको example से हम समझते हैं। No sooner did they reach the playground than we came, मतलब no sooner जैसे ही, डिड दे, अब डिड क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, दे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया जाएगा। नो सूनर डिड दे रीच द प्ले ग्राउंड देन THAN वी केम। अब देखो, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, ठीक है ना, नो सूनर दे डिड रीच, ठीक है ना, सेंटेंस रीऑर्डरिंग में। ठीक है, तो आप इसको, आपको पता होगा भाई, ये सब्जेक्ट से हम पहले यूज़ करते हैं। क्लियर, एडवर्बियल्स के केस में। माई फादर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो डू आई, मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठते हैं इसलिए मैं भी उठ जाता हूँ। सो क्या है, ये एडवर्बियल है, डू हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है। क्लियर। एज अब देखो, हम इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो अफर्मेटिव सेंस में यानी कि एक पॉजिटिव सेंस में, और एक नेगेटिव सेंस में। कैसे, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, यानी कि वो उतनी ही सुंदर है जितनी की सुंदर उसकी माँ। इसका मतलब माँ और बेटी दोनों एक सी सुंदर हैं। ठीक है ना। शी इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, यानी कि वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितने की उसकी सिस्टर है। यानी कि हम दोनों वे में, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में वे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो एज, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में ही हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे, ही इज़ नॉट सो डल, वो इतना बुद्धू भी नहीं है, एज द टीचर एक्सपेक्ट, जितना कि टीचर आशा कर रहे हैं, जितना कि टीचर सोच रहे हैं, वो इतना भी बुद्धू नहीं है। ठीक है, नॉट। नेक्स्ट वी हैव सो दैट, यूज्ड इन द नेगेटिव एज वेल एज अफर्मेटिव। देखो, अब इसको भी दोनों सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमज़ोर है, वो बहुत कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। अब देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको, टू, ठीक है ना, पहले TOO वाला टू आएगा, फिर उसके बाद में TO2 आएगा। ठीक है ना, इसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। वेदर और, नोबडी नोज वेदर ही विल कम और नॉट, कोई नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। बिटवीन एंड बोथ हैंड, इसको हम मीट मी बिटवीन 10 AM एंड 1 PM, 10 से 1 के बीच में मुझे मिलो। आई वर्क फ्रॉम 10 AM टू 1 PM, 10 से 1 के बीच में काम करता हूँ।
फिर हमारे पास है दो, ऑल दो, इवन दो, यानी कि यद्यपि इसका मतलब होता है, ऑल दो जबकि, इवन दो का मतलब होता है हालांकि। इवन दो इज मोर एम्फेटिक, यानी कि इवन दो जो है वो बहुत ज़्यादा जोर देने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ही लिव्स इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, वो बहुत छोटे से स्मॉल से फ्लैट में रहता है। इवन दो ही इज़ अ मिलियनर, ओके, हालांकि वो लखपति है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर है वो, फिर भी वो छोटे से फ्लैट में रहता है। इफ़, इवन इफ़ का मतलब यदि, इसका मतलब जब भी, वेदर, इवन इफ़ यू रन फास्ट यू स्टिल मिस द ट्रेन, हालांकि अगर तुम तेज़ भी दौड़ोगे तब भी तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। इफ़ यू रन फास्ट यू कैन विन द रेस, अगर तुम तेज़ दौड़ो तो रेस जीत सकते हो। इवन दो इट इज़ यूज समटाइम्स, समथिंग इज ऑलवेज डन एंड अ फैक्ट इज मैंशनड, यानी कि ये उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई चीज़ की जा सकती है लेकिन उसके साथ में उसका तथ्य दिया जा रहा है कि वो नहीं की जा रही। कैसे? जैसे कि ही डज़ नॉट बाय अ कार, वो कार नहीं खरीदता, इवन दो ही अर्न्स इनफ, हालांकि वो इतना पैसा कमाता है कि वो कार खरीद सकता है, लेकिन फिर भी इवन दो वो नहीं खरीदता, है ना। यद्यपि यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमाता है लेकिन फिर भी वो कार नहीं खरीदता, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए। ओके। इवन मैन इट इज़ यूज समथिंग ओकेजनली डन, ओकेजनली मतलब कभी कभी जब कोई काम होता है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं। द टेररिस्ट वॉज गिवन अ फेयर ट्रायल इन द कोर्ट इवन वैन ही वॉज गिल्टी, यानी कि टेररिस्ट को फेयर ट्रायल दिया गया हालांकि वो दोषी था। इवन इफ, इवन इफ इज़ यूज व्हेन समथिंग इज़ रेयरली, रेयरली मतलब कभी कभार की जाए। यू कैन नॉट कैच अ मूविंग ट्रेन इवन इफ यू रन फास्ट, यानी कि तुम चलती हुई ट्रेन को नहीं पकड़ सकते चाहे कितना भी तुम तेज़ भाग लो। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस टाइम।